हेलो दोस्तों, तो स्वागत है आपका सफल यूट्यूब चैनल में। जैसे कि आपको पता है, आज हम हिस्ट्री का नेक्स्ट स्लॉट ले रहे हैं और जिसमें हम बात कर रहे थे मध्यकालीन भारत की या मेडिएवल इंडिया की। और हम इसमें बात कर रहे थे या हम इसमें बात कर चुके थे भारत में मुस्लिम एरा, और उसी के संदर्भ में हम चल रहे थे मध्यकालीन भारत को, जिसमें हमने बात कर चुके हैं पीछे मोहम्मद बिन कासिम और महमूद गजनवी। ठीक है, महमूद गजनवी जो तुर्की अटैक का फर्स्ट किरदार माना जाता है, उसी से आगे चलते हुए यहाँ पर तुर्कों का सेकंड आक्रमण होता है या सेकंड अटैक ऑफ इंडिया। ठीक है, भारत में यहाँ पर तुर्कों का सेकंड अटैक होता है और सेकंड अटैक करने वाला जो व्यक्ति है यहाँ पर दोस्तों, उसका नाम है मोहम्मद गोरी। ठीक है, अब हम मोहम्मद गोरी की बात करते हैं कि मोहम्मद गोरी आखिर में हमारे यहाँ पर क्यों आया, इसके यहाँ आने का क्या पर्पज था। जिस तरीके से मैं आपको बता चुका हूं कि महमूद गजनवी का यहाँ आने का पर्पज या उसके यहाँ आने का गोल या उसके यहाँ आने का उद्देश्य क्या था, तो दोस्तों मैंने आपको बताया है कि भारत में बुद्ध प्रस्ती को नष्ट करना और भारत में धन संपत्ति को लूटना, ये उसका एम गोल था। बट यहाँ पर मोहम्मद गोरी का जस्ट बिल्कुल उल्टा था उसका उद्देश्य। सिर्फ इसका उद्देश्य था एक भारतीय भूखंड के विशाल क्षेत्र पर अपना अधिकार करना, अपने स्थापत्य कलाओं का प्रदर्शन करना। ठीक है, यहाँ पर मोहम्मद गोरी का उद्देश्य था दोस्तों। ठीक है, मैं सारी बातें यहाँ पर आपको डिटेल्स में समझाता हूँ। देखिएगा, ये कहाँ सा, ये भी हमारा क्या है, ये भी हमारा टर्की इन्वेजर है। ठीक है, अब ध्यान से देखिएगा, अफगानिस्तान में एक स्थान है, एक प्लेस है वही। ठीक है, जो हम बात कर चुके हैं गजनी। दोस्तों ये वही गजनी है जो वर्तमान में तालिबान है। ठीक है, इस गजनी के अंदर एक डायनेस्टी रूल कर रही थी, जिस डायनेस्टी का नाम है दोस्तों गौर वंश। ठीक है, गौर वंश। ठीक है, और इसे हम गौरी डायनेस्टी भी कह देते हैं दोस्तों, गौरी वंश। ठीक है, और इस डायनेस्टी का जो रूलर हुआ करता था वही हुआ करता था दोस्तों मोहम्मद गोरी। ठीक है, ये भारत क्यों आता है, इसका भारत आने का क्या पर्पस था, तो ध्यान से देखिएगा। अब मोहम्मद गोरी क्या था, तो याद रखेंगे ये जो है विचारक था। विचारक से मेरा पर्पस है या मेरा तात्पर्य है कि एक ऐसा व्यक्ति था जो अतीत की सभी घटनाओं को अपने मनोविज्ञान में बहुत अच्छे तरीके से विचार विमर्श करता था। तो दोस्तों यहाँ पर मोहम्मद गोरी ने अपने अतीत में हुई सभी घटनाओं का विख्यातमय रूप से अध्ययन किया और उसने देखा कि एक एशिया के दक्षिण क्षेत्र में एक भारत देश स्थित है या हिंदुस्तान है। ठीक है, वहां पर हिंदुस्तान है। ठीक है, जब हिंदुस्तान को दोस्तों सोने की चिड़िया कहा जाता था और सच में हिंदुस्तान था ही सोने की चिड़िया दोस्तों। तो यहाँ पर मोहम्मद गोरी अब उसने ये भी देखा कि यहाँ पर हमारे ही कुल के या हमारे ही कबीले के सरदारों ने भारत जैसे देशों पर धन संपत्ति सोने की बहुत ज्यादा क्या करा है, लूट खसोट करी है। इसीलिए मोहम्मद गोरी ने यहाँ पर अपना टारगेट ही क्या बनाया कि मैं भी भारत जाऊं और भारत पर जाकर एक बहुत बड़े भूखंड क्षेत्र पर अधिकार करूं और वहां की सभी धन संपत्ति को लूटूं दोस्तों। ठीक है, तो इसका उद्देश्य वहां पर किसी चीज को मारकर वापस आना नहीं था, सिर्फ इसका उद्देश्य वहां पर मारकर वहीं पर ही क्या करना था, उत्तराधिकार करना था अपना दोस्तों। यह सभी क्षेत्रों का उत्तराधिकारी बनना चाहता था यहाँ पर। ठीक है, अब ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर हम बात करते हैं मोहम्मद गोरी की। तो मोहम्मद गोरी का जो पीरियड स्टार्ट होता है 1175 से लेकर 1206 तक चलता है दोस्तों। ठीक है, 1175 तक स्टार्ट हुआ था और 1206 तक का जो पीरियड है उसी में हम पढ़ेंगे मोहम्मद गोरी को। 1206 के बाद स्टार्ट हो जाएगा दोस्तों दिल्ली एरा या दिल्ली सल्तनत स्टार्ट हो जाएगी दोस्तों। ठीक है, उसे हम बहुत व्याख्यात्मक रूप से पढ़ेंगे, तो ध्यान से देखिएगा, बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है। ठीक है, अब होता क्या है, यहाँ पर मोहम्मद गोरी भारत में सबसे पहला अटैक करता ही कब है, तो याद रखेंगे भारत में सबसे पहला अटैक 1175 ईस्वी में करता है। दैट इज द इंपोर्टेंट पॉइंट्स। ठीक है,
1175, ये मैंने बॉक्स के अंदर बंद किया है, दैट इज द इम्पोर्टेंट, ठीक है। 1175 ईस्वी में ये अटैक करता है दोस्तों, कहां, तो याद रखेंगे ये अटैक करता है करमाथी, करमाथी मुसलमानों पर, करमाथी मुसलमानों पर, ठीक है, मुसलमानों पर आक्रमण करता है। ठीक है, करमाती मुसलमान कौन होते हैं, तो याद रखेंगे जो हमारा इस्लाम धर्म था, आप सब जानते भी हो, इस्लाम धर्म को यहाँ पर दो भागों में बांट दिया गया था, शिया और सुन्नी। अब शिया और सुन्नी को बीच के मतभेद को कम करने के लिए यहाँ पर एक थर्ड हमारे क्या आई थी, कम्युनिटी आई थी, जिसे हम कहते थे सूफी मत या सूफी संगीत से रिलेटेड जो हमारे लोग हुआ करते थे। ठीक है, जो सूफीजम में बिलीव करते थे, जो अल्लाह से इबादत करते थे या अल्लाह से मोहब्बत करते थे। ठीक है, तो उसी कैटेगरी के लोग यहाँ पर हुआ करते थे, करमाती मुसलमान, जो सिर्फ अल्लाह की इबादत करते थे, अल्लाह को अपना महबूब समझते थे दोस्तों। ठीक है, तो यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर अटैक करते हैं करमाती मुसलमानों पर, और करमाती मुसलमान कहाँ है, तो याद रखना ये अटैक कहाँ हुआ था, तो हम याद रखेंगे ये अटैक मुल्तान में हुआ था। कहाँ हुआ था, मुल्तान में हुआ था। आप ध्यान से देखो, यहाँ पर मैंने लिखा है मुल्तान, जो वर्तमान में कहाँ है दोस्तों, पाकिस्तान में है। ठीक है, और मुल्तान दैट इज द फेमस फॉर, मुल्तान किस लिए फेमस है, तो याद रखेंगे चीनी मिट्टी बर्तनों के लिए। किसके लिए, चीनी मिट्टी, जो चीनी मिट्टी के बर्तन होते हैं उसके लिए फेमस है दोस्तों मुल्तान। और एक इंपॉर्टेंट मैं आपको बात बताना चाहूंगा, ये मुल्तान, ये वही मुल्तान है। अब भारत में एक क्वेश्चन यहाँ पर रिपीट होता है भारत से रिलेटेड, कि बताइए मुल्तान का सुल्तान किसे कहा जाता है, मुल्तान का सुल्तान किस खिलाड़ी को कहा जाता है, तो बताओ, आप क्या बताओगे, आप बताओगे वीरेंद्र सहवाग। ठीक है, क्योंकि वीरेंद्र सहवाग ने मुल्तान के अंदर ही फर्स्ट सेंचुरी मारी थी, यानी शतक जहां पर जड़ा था। ठीक है, तो ये आपके दो क्वेश्चन यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट बनते हैं। मुल्तान दैट इज द फेमस फॉर चीनी बर्तनों के लिए। ठीक है, चीनी मिट्टी बर्तनों के लिए यहाँ पर फेमस है। ठीक है, और यहाँ मुल्तान का सुल्तान किसे कहा जाता है, तो याद रखेंगे वीरेंद्र सहवाग को कहा जाता है, जो भारतीय क्रिकेटर है। ठीक है, अब ध्यान से देखिएगा, 1175 में करमाती मुसलमानों पर यहाँ पर अटैक करता है, और करमाती मुसलमानों को बहुत बुरी तरीके से क्या कर देता, हत्या कर देता, अर्थात उन्हें मार देता है यहाँ पर। अब अगला अटैक करता ही कब है, 1178 में ये अटैक करता है। ये अटैक इंपोर्टेंट भी है, ध्यान से समझिएगा मैं क्या बताना चाह रहा हूं आपको। अब इसने देखा कि मेरे अतीत में मेरे ही एक रसूल या मेरे ही कुल का एक व्यक्ति हुआ था, जिसका नाम था महमूद गजनवी। ठीक है, और महमूद गजनवी ने क्या करा है, गुजरात के सौराष्ट्र जिले में स्थित सोमनाथ मंदिर पर अटैक किया है, और सोमनाथ मंदिर पर अपार धन संपत्ति लूटी है। तो इसलिए अगला टारगेट बनाता ही क्या है दोस्तों, याद रखनी सोमनाथ मंदिर को। ठीक है, 1178 ईस्वी में यहाँ पर अटैक करने की सोचता है या अटैक करता है, कहां पर, गुजरात के सोमनाथ मंदिर पर। ठीक है, तो यहाँ पर गुजरात, ठीक है, गुजरात के सोमनाथ मंदिर पर, ठीक है, सोमनाथ टेंपल पर अटैक करता है। और याद रखेंगे इस अटैक में ये सफल नहीं होता है, सफल नहीं हो पाता है। ठीक है, अब ध्यान से देखिएगा, ये कहां पर है गुजरात में, तो याद रखेंगे गुजरात के सौराष्ट्र जिले में स्थित है सोमनाथ टेंपल। ठीक है, वहां पर ये अटैक करने आता है। और याद रखेंगे जब महमूद गजनवी ने गुजरात के सोमनाथ मंदिर पर अटैक किया था, तब गुजरात का शासक हुआ करता था भीम प्रथम। लेकिन यहाँ पर गुजरात का शासक जो हुआ करता था, तो याद रखेंगे उसी के वंश का एक शासक हुआ करता था, जिसका नाम था भीम द्वितीय। क्या नाम था दोस्तों, भीम द्वितीय। कहीं आपको भीम द्वितीय मिलेगा, कहीं आपको मूलराज मिलेगा दोस्तों। क्या मिलेगा दोस्तों, मूलराज मिलेगा। ठीक है, ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर अटैक करने आता है। लेकिन होता क्या है, जैसे ही अटैक करने आता है, इस बात की भनक पड़ जाती है भीम द्वितीय को या मूलराज द्वितीय को। तो यहाँ पर मूलराज द्वितीय क्या काम करता है, यहाँ पर रिवर्स अटैक कर देता है या विपरीत अटैक कर देता है। किस पर, गौरी पर अटैक कर देता है। ठीक है, और याद रखेंगे, अब ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है। क्या इंपॉर्टेंट है, याद देखेंगे।
रिवर्स अटैक ऑन गोरी, ठीक है। कहां करता है, तो याद रखेंगे ये इस पर रिवर्स अटैक कर देता है और राजस्थान के माउंट आबू, राजस्थान के माउंट आबू जो पहाड़ियां हैं, ठीक है, राजस्थान में माउंट आबू पहाड़ियां हैं, राजस्थान में माउंट आबू पर क्या कर देता है, इसे पराजित करता है, ठीक है दोस्तों। तो आपसे क्वेश्चन पूछेगा, बताइए मोहम्मद गोरी को प्रथम बार किसने हराया था, तो याद रखेंगे मूलराज द्वितीय ने हराया था, ठीक है। आपको ऑप्शन में क्या मिलेगा, मेरी बात सुनिएगा, आपको क्वेश्चन आएगा, बताइए मूलराज द्वितीय को निम्नलिखित में से किसके द्वारा प्रथम बार हराया गया था, तो आपको क्या होगा, आपको उसमें ऑप्शन में मिलेगा पृथ्वीराज चौहान मिलेगा, ठीक है, मूलराज द्वितीय मिलेगा, भीम प्रथम मिलेगा, और इनमें से कोई नहीं, इस तरीके से ऑप्शन आपको मिलेंगे। तो याद रखना अधिकांश ऑप्शन जो टिक आउट करने के होंगे वो लगाएंगे पृथ्वीराज चौहान, क्योंकि इतिहास गवाह है, क्योंकि पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के बीच के ही अधिकांश डिस्प्यूट देखने को दिखाई देते हैं, मिलते हैं, लेकिन यहाँ पर प्रथम बार जो हराया गया था, याद रखेंगे मूलराज द्वितीय द्वारा हराया गया था। कहाँ हराया गया था, तो राजस्थान के माउंट आबू में इसे हराया गया था, ठीक है। और राजस्थान के माउंट आबू कहाँ है, तो याद रखेंगे अरावली पर्वत की सबसे ऊंची यहाँ पर क्या है, शिखरी क्या है, माउंट आबू, ठीक है। अरावली पर्वत जो कहाँ दी है, दैट इज द लोकेटेड ऑन राजस्थान, ठीक है, कहाँ पर है, राजस्थान में। और माउंट आबू दैट फेमस फॉर दिलवाड़ा टेम्पल्स, ठीक है। माउंट आबू किस लिए फेमस है या किस लिए प्रसिद्ध है, तो याद रखेंगे दिलवाड़ा के जैन मंदिरों के लिए प्रसिद्ध है, दिलवाड़ा के जैन मंदिरों के लिए प्रसिद्ध है दोस्तों। दैट इज द इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ऑफ दिस सेशन, ठीक है। इस सेशन का सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट से क्या है, ये वाला दोस्तों, ठीक है, क्योंकि माउंट आबू क्या है, प्रसिद्ध है दिलवाड़ा के जैन मंदिरों के लिए, ठीक है। अब ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर जब इसे पराजित कर देता है, और पराजित जब ये हो जाता है तो ये पहुंच जाता है दोस्तों अपने ही स्थान या अपने ही निवास स्थान गजनी। यहाँ पर होता क्या है, यहाँ पर बहुत ज्यादा एक रोचक कहानी तैयार होती है, और ये वहां पर जाकर जो है डिसीजन मेकिंग लेता है, या डिसीजन वो बनाता है कि मुझे एक्चुअली में भारत में करना क्या है, ठीक है। तो हम आगे चलते हैं, ध्यान से देखिएगा, ठीक है। आशा करता हूँ इतनी जानकारी आपको समझ में आई होगी। अब आगे चलते हैं, ठीक है। तो यहां पर होता क्या है, 1179 ईस्वी की बात है, ये फिर रिवर्स अटैक करता है, ये वापस अटैक करता है, और इस अटैक में क्या करता है, सिंध और कश्मीर पर अधिकार कर लेता है दोस्तों, अधिकार कर लेता है, ठीक है। यानी कि 1179 ईस्वी में सिंध और कश्मीर पर अटैक करता है, और वहां पर क्या कर लेता है, कब्जा कर लेता है या अपना अधिकार कर लेता है दोस्तों, ठीक है। उसके बाद अधिकार करने के बाद वहां पर अपना शासन प्रणाली को लागू करता है, और लागू करने के बाद वहां पर अपने रूल नियम जो जितने भी हमारे तौर तरीके होते हैं, ठीक है, अकॉर्डिंग टू मोहम्मद गोरी, ठीक है, वहां पर चलाता है। चलाने के बाद यहाँ पर होता क्या है, वहां पर रहता है, वहां पर डिसीजन मेकिंग लेता है कि मुझे भारत में क्या करना है, क्योंकि आप सभी जानते हैं, मैं आपको बता चुका हूं कि यहाँ पर मोहम्मद गोरी का जो उद्देश्य था वो सिर्फ एक ही था, भारत के विशाल भूखंड क्षेत्र पर क्या करना, अधिकार करना या कब्जा करना, और वहां पर शासनों को चलाना, ठीक है। अब ध्यान से देखिएगा, 1179 में ही यहाँ पर एक कहानी नया मोड़ लेती है, और हम बात कर रहे हैं भारत की, हम बात कर रहे हैं उत्तर भारत की दोस्तों। तो यहाँ पर भारत के उत्तर क्षेत्र में, ठीक है, यह उत्तर भारत में यहाँ पर लिख सकता हूं नॉर्थ इंडिया, ठीक है, नॉर्थ इंडिया या उत्तर भारत में एक वंश रूल कर रहा था दोस्तों, एक वंश चल रहा था, एक डायनेस्टी यहाँ पर रूल कर रही थी। तो याद रखेंगे दैट इज द डायनेस्टी नेम इज ए चौहान डायनेस्टी दोस्तों, क्या
चौहान डायनेस्टी। यहाँ पर चौहान वंश गमन कर रहा था, ठीक है। और इस चौहान वंश का ही दोस्तों एक रूलर था, एक रूलर रूल कर रहा था, एक शासक था जिसका नाम था दोस्तों, आप सभी इससे परिचित हैं इस नाम से, पृथ्वीराज चौहान, ठीक है। पृथ्वीराज चौहान क्या था इसका, शासक हुआ करता था, रूलर हुआ करता था दोस्तों, ठीक है। अब ध्यान से देखिएगा, हाँ ये चौहान वंश की डायनेस्टी ये नॉर्थ इंडिया में थी। नॉर्थ इंडिया में कहाँ थी तो मैं आपको बता देता हूँ दोस्तों, ये कहाँ चल रही थी तो याद रखेंगे हम, अजमेर, दिल्ली और सांभर, ठीक है। अजमेर, दिल्ली और सांभर, इन तीन बड़े प्रांतों में चौहान वंश गमन कर रहा था, यह चल रहा था, ठीक है। और इस वंश का रूलर जो हुआ करता था वो पृथ्वीराज चौहान हुआ करता था दोस्तों, ठीक है। अब ध्यान से देखिएगा, अब हम चौहान वंश की कैपिटल की बात करते हैं तो इसकी राजधानी हुआ करती थी अजमेर, इसकी राजधानी हुआ करती थी, ठीक है। यहाँ पर राजधानी हुआ करती थी अजमेर, ठीक। अब बात करते हैं सांभर, तो आप सभी जानते हैं सांभर कहाँ है तो याद रखेंगे राजस्थान में सांभर है। और यहाँ पर सांभर झील भी है, ठीक है, जो क्या करती है भारत के लगभग 50+ % का नमक बनाने की अकेली जिम्मेदार ही कौन है, सांभर झील, ठीक है। अजमेर तो आप सभी जानते हैं, मैं वर्ड को आपको बताऊंगा अजमेर क्या है दोस्तों, ठीक है। अब ध्यान से देखिएगा, अजमेर में ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह भी है दोस्तों, ठीक है ना, जो 1194 ईस्वी के अंदर बनाई गई थी, 92 ईस्वी के अंदर बनाई गई थी, सॉरी, जिसमें बनाने का किरदार ही निभाता है कौन है, महमूद गोरी, ठीक है। अब ध्यान से देखिए, पृथ्वीराज चौहान के एक गुरु हुआ करते थे दोस्तों, एक गुरु हुआ करते थे जिनका नाम था दोस्तों चंद्रवरदाई। क्या नाम था दोस्तों, चंद्रवरदाई। चंद्रवरदाई कौन थे तो याद रखना, चंद्रवरदाई किसके समकालीन थे तो आपका आंसर होगा चौहान वंश के, अगर नहीं हो तो पृथ्वीराज चौहान के समकालीन थे। और ये क्या थे, पृथ्वीराज चौहान के गुरु थे दोस्तों, ठीक है। अब ध्यान से देखिए, इन्होंने क्या काम करा है, चंद्रवरदाई जी ने एक पुस्तक लिखी है, एक पुस्तक का विमोचन किया था। उस पुस्तक का नाम है दोस्तों, मैं बता देता हूं आपको, पुस्तक का नाम है पृथ्वीराज रासो। पृथ्वीराज रासो, देखो कई बार क्वेश्चन में आया हुआ भी है कि बताइए पृथ्वीराज रासो के लेखक कौन है, आपको ऑप्शन में मिलता है चंद्रवरदाई। चंद्रवरदाई कौन थे तो याद रखना, गुरु थे पृथ्वीराज चौहान के। पृथ्वीराज चौहान कौन था तो चौहान वंश का क्या था, रूलर था। चौहान वंश एक क्या था, उत्तर भारत में फैल रहा एक बहुत तेज गमन से चल रहा वंश था, ठीक है। अब यहाँ पर क्या कहानी मोड़ लेती है तो ध्यान से देखिएगा, हम बात कर रहे हैं अपने उम्मीदों का प्रदेश उत्तर प्रदेश की, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पर हम बात करने जा रहे हैं उत्तर प्रदेश। जानते हो उत्तर प्रदेश क्या है अच्छी तरीके से ना, यहाँ तो सिर्फ उम्मीद ही रखी जा सकती है। तो ध्यान से देखिएगा, हम उत्तर प्रदेश की बात कर रहे हैं, हर भर्ती को डाल देंगे कोर्ट के केस में, कभी फॉर्म भर के तो देखो हमारे उत्तर प्रदेश में, इतना अच्छा है उत्तर प्रदेश भाई साहब। अब देखिएगा उत्तर प्रदेश के उत्तर पश्चिमी क्षेत्र में, ठीक है, उत्तर पश्चिमी क्षेत्र में मैं बोल सकता हूं गढ़वाल क्षेत्र में, ठीक है, उत्तर पश्चिमी क्षेत्र जो कन्नौज की तरफ दिखाई देता है आपको दोस्त, कन्नौज, ठीक है। और याद रखेंगे कन्नौज में एक वंश चल रहा था, कन्नौज में एक वंश चल रहा था जिसका नाम था दोस्तों गढ़वाल वंश या गढ़वाल डायनेस्टी, ठीक है दोस्तों। कन्नौज में एक वंश चल रहा होता है, ठीक है, जिसका नाम था गढ़वाल डायनेस्टी या गढ़वाल वंश, ठीक। इस गढ़वाल वंश में एक राजा रूल कर रहा था, एक राजा रूलर हुआ करता था या शासक हुआ करता था मेरे भाई, जिसका नाम था राजा जयचंद, राजा जयचंद, ठीक है, राजा जयचंद, ओके। जिसका नाम हुआ करता था राजा जयचंद।
राजा जयचंद की एक पुत्री थी दोस्तों, एक यहाँ पर इनकी डॉटर थी जिसका नाम था दोस्तों संयोगिता। क्या नाम था दोस्तों? संयोगिता। ठीक है, ये राजकुमारी थी, बहुत सुंदर थी दोस्तों। और यहाँ पर होता क्या है तो याद रखना, यहाँ पर कहानी बिल्कुल उलट पड़ जाती है। यहाँ पर संयोग बस पृथ्वीराज चौहान प्रेम करता ही किससे था दोस्तों? तो याद रखना, यहाँ पर प्रेम करता था संयोगिता से। ठीक है, और यही प्रेम कमजोरी बना है दोस्तों हमारे भारत पर, भारत के भूखंड क्षेत्रफल पर अधिकार होने का जिम्मेदार है। ठीक है, ठीक, अगर ना ही इसे ये प्रेम या लव के ये लव बव के चक्कर में अपन को सूट नहीं करता दोस्तों, तो यहाँ पर जो है होता क्या है, यहाँ पर पृथ्वीराज चौहान को संयोगिता से प्रेम हो जाता है दोस्तों। बट यहाँ पर संयुक्ता से प्रेम करना नापसंद व्यक्ति कौन था? तो दोस्तों याद रखेंगे, संयुक्ता का पिता राजा जयचंद। वो नहीं चाहता था कि एक क्रूर शासक, एक जो निर्दयी शासक से या निर्दयी राजा से मेरी बच्ची या प्रेम करे या प्यार करे। ठीक है ना, इसीलिए उसके राजा जयचंद के अंदर एक आक्रोश की भावना भरी हुई थी। ठीक है, खिलाफ किसके? पृथ्वीराज चौहान के दोस्तों। तो यहाँ पर अब डिसीजन मेकिंग यहाँ पर ले रहे थे कौन? मोहम्मद गौरी। तो मोहम्मद गौरी यहाँ पर सभी बातों को जान चुके थे और वो अच्छे तरीके से समझ चुके थे कि भारत में जो है कौन कौन ऐसे राजा हैं या कौन कौन से ऐसे राजकुमार हैं जो मुझे भारत के एक बहुत बड़े क्षेत्रफल पर या दिल्ली जैसे प्रांत पर मुझे अधिकार करने से रोकेंगे। तो जैसा कि पृथ्वीराज चौहान है दोस्तों, राजा जयचंद है। ठीक है ना, ये बहुत बहुत बड़े मुद्दे थे यहाँ पर। तो अब ये सभी कमजोरी समझ चुका था कि आखिर में कमजोरी पृथ्वीराज चौहान की क्या है। ठीक है, तो ध्यान से देखेंगे। अब देखिए होता क्या है। अब 1179 के बाद यहाँ पर ये महाराज आते ही कब हैं? तो याद रखना, ये 1191 में यहाँ पर आते हैं। ठीक है, याद रखना 1191 में यहाँ पर आते हैं। मैं इसे रब कर देता हूं दोस्तों। अब होता क्या है यहाँ पर दोस्तों, 1191 ईस्वी के अंदर यहाँ पर मोहम्मद गोरी यहाँ पर आते हैं और मोहम्मद गोरी अटैक करते ही किस पर है? तो याद रखना उत्तर भारत पर यहाँ पर अटैक करते हैं। ठीक है, और उत्तर भारत पर अटैक करने का मतलब आप सभी जानते हैं, यहाँ पर बब्बर शेर रहता है जिसका नाम है पृथ्वीराज चौहान। ठीक है, तो यहाँ पर अब जब ये अटैक करने आते हैं तो याद रखेंगे, अटैक करने ये उन्हें जो है क्या करते हैं, अब निमंत्रण देते हैं कि आइए हम आपसे युद्ध करना चाहते हैं। तो याद रखेंगे हरियाणा के तलवंडी क्षेत्र, जो वर्तमान में तलवंडी है, वही प्राचीन समय में हुआ करता था दोस्तों तराइन। ठीक है, तो हरियाणा के तराइन में ही हुआ है, एक युद्ध हुआ है। इसे दोस्तों कहते हैं द बैटल ऑफ तराइन, द बैटल ऑफ फर्स्ट तराइन, या तराइन का प्रथम युद्ध, तराइन का प्रथम युद्ध। ठीक है, दैट इज द बिटवीन फॉर, ये किन किन के बीच हुआ है? तो याद रखेंगे हम, गोरी और चौहान के बीच हुआ था। ठीक है, गोरी और चौहान के बीच हुआ था। जैसा कि चंद्र बरदाई ने अपने किताब के अंदर लिखा है, पृथ्वीराज रासो के अंदर लिखा है कि यहाँ पे मेरा शिष्य पृथ्वीराज चौहान बहुत ज्यादा दयालु प्रवृत्ति का था, तो इसलिए सच में दयालु था। ठीक है, तो यहाँ पर पृथ्वीराज चौहान क्या काम करता है, तराइन के प्रथम युद्ध में यहाँ पर परास्त कर देता है गोरी को, और गोरी को यहाँ पर माफ कर देता है या उसे माफी दे देता है, उसे क्षमा कर देता है। यहाँ पर चौहान गोरी की हत्या नहीं करता है और वो उसे छोड़ देता है। ठीक है, यही सबसे बड़ी भूल हुई है दोस्तों। ठीक है, जब छोड़ देता है और गोरी जो है कहाँ पहुंच जाता है? अपने निवास स्थान यानी गजनी पहुंच जाता है। ओके, अब देखिएगा, जब ये गजनी पहुंच जाता है, अब गजनी पहुंचकर अब आप सभी जान चुके हैं, इसने सिंध और कश्मीर पर ये कब्जा कर चुका है। ठीक है,
वहां पर अपने शासन के जो सभी जो सेनापति हैं, ठीक है, जो उन्हें फॉलो अप कराते हैं, वहां पर भी रहते थे, ठीक है, सिंध और कश्मीर में। तो वहां पर पहुंच जाता है, वहां पर पहुंचने के बाद ये डिसीजन मेकिंग लेता है, और डिसीजन मेकिंग लेता है तो अगेंस्ट ऑफ पृथ्वीराज चौहान, ठीक है, इनके खिलाफ डिसीजन लेता है, और डिसीजन में बहुत गहराई से अध्ययन करता है। और याद रखना सबसे पहले मिलता है किससे है ये, तो याद रखेंगे हम 1192 के स्टार्टिंग में, ठीक है, 1192 स्टार्टिंग में ये संधि करता है, ये ट्रेटी करता किससे है, तो याद रखेंगे राजा जयचंद से, राजा जयचंद से ये क्या करता है, संधि करता है, या संधि का मतलब यहाँ पर दोस्तों मेल मिलाप होता है, या इसे हम बोल सकते हैं फ्रेंडशिप या दोस्ती, ठीक है। राजा जयचंद, दैट इज द डिपेंड सेव ऑफ द माइंड ऑन मोहम्मद गोरी। दोनों का यहाँ पर माइंड कैसा था, बिल्कुल सेम प्रवृत्ति का था। यहाँ पर राजा जयचंद भी पसंद नहीं करते थे चौहान को, और यहाँ पर मोहम्मद गोरी भी पृथ्वीराज चौहान को पसंद नहीं करता था। दोनों की यहाँ पर माइंड की दिमाग की प्रवृत्तियां मिली, और इन दोनों ने यहाँ एक डिसीजन लिया कि हम तुम क्या करेंगे कि मैं तुम्हें दिल्ली का एक स्वतंत्र राजा बना दूंगा अगर तुम मेरा साथ दोगे। ये वाली बात किसने कही, मोहम्मद गोरी ने कही। राजा जयचंद तैयार हो गया, और वो चाहता भी था कि इसे जो है भारत से खत्म किया जाए, क्योंकि आप सभी जानते हैं चौहान प्रेम करता था राजा जयचंद की पुत्री से, संयोगिता से, ठीक है। तो याद रखेंगे, अब सुनेंगे हम बात सारी, देखिएगा अब होता क्या है। 1192 ईस्वी की बात है दोस्तों, दैट इज द इंपोर्टेंट डेट्स फॉर एवरी गवर्नमेंट एग्जाम, ठीक है, बहुत इंपोर्टेंट डेट्स है, ये दोनों इंपोर्टेंट हैं, कई बार पूछी गई भी है दोस्तों। 1192 ईस्वी में वही हरियाणा के तरावंडी या तराइन के क्षेत्र में यहाँ पर क्या होता है, तराइन का द्वितीय युद्ध होता है दोस्तों, तराइन का द्वितीय युद्ध होता है, द्वितीय युद्ध। ये किस किस के बीच होता है, तो याद रखेंगे चौहान और गोरी, लेकिन यहाँ पर गोरी के साथ घर का वेदी लंका ढाए, ठीक है ना, एक कहावत है। यहाँ पर गोरी के साथ भारत का ही एक गढ़वाल वंश का राजा जयचंद साथ था दोस्तों। यहाँ पर गोरी की सहायता दे कौन रहा था, राजा जयचंद, और दोनों ने मिलकर यहाँ चौहान को क्या किया, चौहान को यहाँ पर परास्त किया, और परास्त करने पर दोस्तों याद रखेंगे यहाँ पर चौहान को मार दिया गया या उसकी मृत्यु कर दी गई, ठीक है। अब ध्यान से देखिएगा, जब चौहान की मृत्यु कर दी गई, दैट इज द फैक्ट, ठीक है। अगर हम बात करते हैं पृथ्वीराज चौहान के जो गुरु हुए हैं चंद्रबरदाई दोस्तों, तो चंद्रबरदाई ने क्या लिखा है, पृथ्वीराज रासो लिखी है, ठीक है। और पृथ्वीराज रासो जो एक बुक है जिसमें बताया गया क्या है, जिसमें पृथ्वीराज चौहान के बारे में बहुत सारी बातें बताई गई हैं कि मेरा शिष्य कैसा था, ठीक है, और उसने किस तरीके से जो है भारत में रूल किया है। तो दोस्तों उसके अंदर इसमें बताया गया, उसने बढ़ा कर अच्छी बढ़ाई करी गई है, किसकी, अपने ही शिष्य की, ठीक है। तो चंद्रबरदाई ने देखो क्या काम करा है, चंद्रबरदाई ने, ये हमारा फैक्ट है दोस्तों, याद रखना, ये हमारा अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी, ये एनसीईआरटी के अनुसार चौहान की मृत्यु यहाँ पर हुई थी, सच, ये सच है। लेकिन चंद्रबरदाई ने पृथ्वीराज रासो के अंदर यहाँ पर वर्णित किया है कि यहाँ पर उसने वर्णित किया है कि मोहम्मद गोरी ने भारत पर 17 बार अटैक किए हैं दोस्तों। मोहम्मद गोरी ने भारत पर 17 अटैक किए हैं, और यहाँ पर 17 बार हम पृथ्वीराज चौहान ने मोहम्मद गोरी को माफ किया है, क्षमा किया है। ये वाली बातें सारी कहाँ लिखी हुई है, पृथ्वीराज रासो के अंदर लिखी हुई है दोस्तों, ठीक है। अब उसमें क्या लिखा हुआ है, जब 7वीं बार अटैक करने आता है यहाँ पर कौन, मोहम्मद गोरी, और मोहम्मद गोरी की यहाँ पर सहायता करता ही कौन है, राजा जयचंद। तो मोहम्मद गोरी यहाँ पर आंखें फोड़ देता है दोस्तों, किसकी, तो याद रखेंगे आंखें फोड़ देता है वो पृथ्वीराज चौहान की दोस्तों। ये दैट इज द इमेजिनरी स्टोरीज, ठीक है, ये काल्पनिक कहानी है, इस पर हमें विश्वास करने की जरूरत नहीं है, ठीक है, मैं बता रहा हूँ क्या क्या चीजें लिखी हुई है, ठीक है। और जब आंखें फोड़ देता है पृथ्वीराज चौहान की, तो वहीं पर खड़े होते हैं चंद्रबरदाई,
और चंद्रबरदाई पृथ्वीराज चौहान को कहाँ ले जाते हैं, इसी के ही निवास स्थान ले जाते हैं, अर्थात गजनी ले जाते हैं। और गजनी में एक राष्ट्रमंडल खेल वहां पर आयोजित होते हैं, या वहां पर राष्ट्रमंडल खेल चल रहे होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर मौके का फायदा उठाने के लिए यहाँ पर चंद्रबरदाई क्या काम करते हैं, चंद्रबरदाई मोहम्मद गोरी से इजाजत लेते हैं और कहते हैं कि मेरा जो शिष्य है, मेरा जो चेला है, मेरा जो शिष्य है पृथ्वीराज चौहान, ये एक अद्भुत कला जानता है, अगर आपकी अनुमति हो तो क्या मैं आपको उस कला को आपके सामने प्रस्तुत कर सकता हूँ या करा सकता हूँ दोस्तों, ठीक है। और कला दोस्तों ये है कि मेरा जो शिष्य चौहान या पृथ्वीराज चौहान है, ये शब्द भेदी बाण चलाना जानता है दोस्तों, दैट इज द इमेजिनरी स्टोरी, ठीक है। अभी इस पर हमें जो है बिलीव नहीं करना, ठीक है, विश्वास नहीं करना, ये सारी काल्पनिक कहानी है, ठीक है, हमारा इतिहास इसका कोई लेना देना नहीं है दोस्तों। क्योंकि इतिहासकार कहते हैं पृथ्वीराज चौहान और गौरी के बीच सिर्फ 2 युद्ध हुए हैं, तराइन का पहला और तराइन का दूसरा, ठीक है। दूसरे में इसकी हत्या कर दी गई और इनके बीच में कोई युद्ध नहीं हुआ। लेकिन चंद्रबरदाई ने लिखा है बहुत सारे युद्ध हुए, 17 बार अटैक करे हैं, तो मैं वही बात आपको समझा रहा हूं दोस्तों, ठीक है। अब देखिएगा जब वहां पर राष्ट्रमंडल खेल हो रहे होते हैं तो अब मोहम्मद गोरी अनुमति दे देते हैं कि आप प्रदर्शन दिखा सकते हैं। तो यहाँ पर अब होता क्या है, जो पृथ्वीराज चौहान है उसके हाथ में धनुष और तरकस और धनुष जो है थमा दिया जाता है। और यहाँ पर चंद्रबरदाई संस्कृत में श्लोक बोलते हैं, आप सभी जानते हैं वहां पर संस्कृत कोई नहीं जानता था, ठीक है, सिवाय उन दोनों के, चौहान और चंद्रबरदाई। तो संस्कृत में श्लोक बोलते हैं क्योंकि आप सभी जानते हैं इमेजिनरी स्टोरी के अनुसार चौहान की आंखें फोड़ दी गई थी, और वहां पर संस्कृत में बोलते हैं कुछ इस तरीके से सेंटेंस था, इस तरीके से वाक्य था कि सुनो हे अर्जुन अग्नि तुरु राजकुमार, क्या देख रहे हो तुम हो सुकुमार, तुम्हारे 24 गज का फासला है, क्या सोच विचार कर रहे हो राजकुमार, कुछ इस तरीके से था वाक्य। यानी इसका मतलब यही था कि तुम्हारे और तुम्हारे दुश्मन के बीच में 24 गज का क्या है दायरा है, और आप बिना सोचे समझे धनुष को तरकस पर लगाइए और एक बार जो है भगवान का नाम लीजिएगा और तीर को तरकस से छोड़ दीजिएगा, ठीक है। तो यहाँ पर ऐसा ही करता है चौहान, और जब तीर छोड़ देता है तो ठीक जाके लगता है कहाँ पर, मोहम्मद गोरी के सीने में, और मोहम्मद गोरी वहां पर ढेर हो जाता है दोस्तों, ठीक है। ये काल्पनिक कहानी है जो चंद्रबरदाई ने अपनी बुक या अपनी लिखी बुक पृथ्वीराज रासों के अंदर लिखी है दोस्तों, जिन्हें हम इतिहास उन पर विश्वास नहीं करती है। ये दोस्तों मध्यकालीन भारत में मोहम्मद गोरी से संबंधित कुछ बातें थी। अभी मोहम्मद गोरी का टॉपिक ही अगली क्लासों में चलेगा दोस्तों। अगर दोस्तों ये सारी बातें आपको समझ में आई हैं तो प्लीज अपनी राय कमेंट सेक्शन में बताएं। प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, और मेरी वीडियो अगर आपको अच्छी लगी है प्लीज वीडियो को लाइक एंड शेयर करें। थैंक यू।